नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मैं आपके साथ ऋचा सिंह। वक्त हो चुका है खबरें अब तक का। खबरें अब तक में आज बात होगी मालेगांव की, जहां मालेगांव धमाका केस में हुआ एक बड़ा खुलासा, और साथ ही बात होगी ट्रंप के सुर में सुर मिलाते राहुल गांधी की, और बताएंगे इस देश में खुलने जा रहा है एडिशा का सबसे बड़ा डेटा सेंटर। इन तमाम मुद्दों पर करेंगे बात विस्तार से, लेकिन उसके पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस पर डाल लेते हैं एक नजर। पुणे में आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट के बाद बवाल। दौंड तालुका के येवत गांव में भारी पुलिस बल तैनात। सांसद कंगना रनौत को झटका। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका। मानहानि केस रद्द करने से इनकार। मतदाता जागरूकता अभियान से हटाए गए क्रिकेटर रिंकू सिंह। सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद लिया गया फैसला। हिमाचल हमीरपुर के संजय वात्स्यायन बने 47वें उप नौसेना प्रमुख, संभाला पदभार। अली फजल ने हॉलीवुड स्टार पेड्रो पास्कल से की मुलाकात, तस्वीर वायरल। छांगुर बाबा बोला, मैं बेगुनाह, मैंने धर्मांतरण नहीं कराया। लखनऊ में 3 लोगों के नाम लिए। लखनऊ में 10 साल बाद नया सर्किल रेट लागू। गोमती नगर में जमीनों की कीमत दोगुनी से हुई ज्यादा। भारत रूस संबंधों पर चिढ़े ट्रंप को विदेश मंत्रालय की 2 टूक, कहा हमारे संबंध योग्यता पर आधारित है। जुलाई में जीएसटी कलेक्शन 7.5% बढ़कर 1.96 लाख करोड़ रुपए हुआ, आंकड़े जारी। टैरिफ से जुड़ी आशंकाओं के कारण बाजार में बिकवाली हावी। सेंसेक्स निफ्टी फिसलकर बंद हुए। हेडलाइंस के बाद आपका स्वागत है। करीब 17 साल बाद मालेगांव धमाकों का केस आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचा। एनआईए की स्पेशल कोर्ट ने सबूतों के अभाव में बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों को बरी कर दिया। लेकिन इस फैसले के ठीक बाद महाराष्ट्र एटीएस के पूर्व अफसर महबूब मुजावर सामने आए, और उन्होंने जो कहा उसने सभी को सख्ते में डाल दिया है। मुजावर का दावा है कि उन्हें आदेश मिला था कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को मालेगांव धमाके के सिलसिले में फंसाया जाए और अरेस्ट किया जाए। ये बात एक पूर्व पुलिस अफसर कह रहा है, कोई राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं। सोलापुर के रहने वाले महबूब मुजावर पुलिसिया खानदान से आते हैं। उनके पिता अब्दुल करीम एक रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर थे। वहीं दादा दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटिश आर्मी के लिए लड़े और फिर महाराष्ट्र पुलिस का हिस्सा बने। 1978 में कांस्टेबल के रूप में करियर शुरू करने वाले महबूब ने 1983 में ऑफिसर की परीक्षा पास कर सब इंस्पेक्टर बने। पहली पोस्टिंग 1984 में सतारा में मिली। काम, काबिलियत और खानदानी रुतबे ने उन्हें एक अलग पहचान दी। उनका परिवार पढ़ा लिखा और प्रतिष्ठित रहा। 3 बेटे और 2 बेटियां, सभी डॉक्टर हैं। 2016 में उन्होंने एक और दावा कर तहलका मचा दिया था कि 2008 के मालेगांव ब्लास्ट के 2 संदिग्धों को महाराष्ट्र एटीएस ने कथित तौर पर मुठभेड़ में मार गिराया था। ये बयान भी उतना ही सनसनीखेज था, लेकिन कभी साबित नहीं हो सका। वहीं उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस दर्ज हुए, गिरफ्तारी हुई, सस्पेंशन मिला और सियासत ने उन्हें एक बागी अफसर की छवि में ढाल दिया। 2009 में सोलापुर के सदर बाजार में कथित जमीन कब्जे के केस में उन्हें, उनकी पत्नी और बेटी को अरेस्ट किया गया। उन पर भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज हुआ, लेकिन मुजावर का कहना था कि ये सारे आरोप फर्जी थे। उन्हें चुप कराने की साजिश थी, क्योंकि वो मालेगांव धमाके के असली सच के करीब पहुंच चुके थे। अब 9 साल बाद जब कोर्ट ने धमाके के सभी आरोपियों को बरी कर दिया, महबूब मुजावर ने फिर आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि मालेगांव केस में एक खास दिशा में मोड़ने की कोशिश हुई थी और उन्हें मोहन भागवत को फंसाने का आदेश मिला था। ये बयान अचानक नहीं आया, ये उस लंबी लड़ाई का हिस्सा लगता है जिसमें एक अफसर ने सिस्टम से टकराने का फैसला किया। उनके खिलाफ केस भी हैं, बयानों पर शक भी है, लेकिन वो सवाल भी हैं जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। क्या एटीएस वाकई एक साजिश का हिस्सा थी? क्या किसी अफसर को राजनीतिक दबाव में आरएसएस प्रमुख पर कार्रवाई करने को कहा गया? फिलहाल जांच नहीं हुई है, पर महबूब मुजावर का नाम एक बार फिर मालेगांव केस की फाइलों में गूंज रहा है, और अब की बार मामला सिर्फ धमाके का नहीं, देश की सियासी आत्मा से जुड़ा हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। ट्रंप बोले, भारत की इकोनॉमी डूब रही है। राहुल बोले, हाँ, बीजेपी ने देश डुबो दिया है। मगर सवाल ये है कि ये कौन सी नाव है जो डूब रही है और फिर सबसे तेज दौड़ रही है? दुनिया में हलचल है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की जुबान से निकले शब्द ग्लोब को झटका दे रहे हैं। टैरिफ वॉर से लेकर व्यापारिक धमकी तक ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट के जुनून में बाकी देशों को लात मारते चल रहे हैं, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन, और इस बार उनके निशाने पर भारत आ गया है। भारत पर 25% टैरिफ का ऐलान, ऊपर से रूस से तेल लेने पर 10% पेनाल्टी, और फिर ट्रंप का सीधा बयान, भारत डूबती हुई अर्थव्यवस्था है।
कहने को तो ये एक रणनीतिक बयान था, लेकिन भारत में बैठे कुछ लोगों को ये सुनकर मानो राहत मिली। कांग्रेस के राहुल गांधी ने भी ट्रंप की तर्ज पर भारत की आर्थिक नब्ज काटनी शुरू कर दी। राहुल बोले बीजेपी को देश चलाना नहीं आता, उन्होंने इकोनॉमी तबाह कर दी। अब ऐसे में सवाल है कि हकीकत क्या है, भारत डूब रहा है या दुनिया को पार करा रहा है। IMF कहता है कि भारत की GDP ग्रोथ 6.4% रहेगी। विश्व बैंक, ADB और S&P कहते हैं भारत आज भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती इकोनॉमी है। 2025 में जॉब मार्केट में 9% की वृद्धि, IT सेक्टर में 15% हायरिंग का उछाल। और अमेरिका, जिसकी GDP ग्रोथ 2.5% से 3% के बीच फंसी पड़ी है, वही हमें डूबा हुआ बता रहा है। लगता है कि ट्रंप ने भारत की आर्थिक किताबों की जगह कोई पुराना चुनावी पर्चा पढ़ लिया है। राहुल गांधी के ताजा तेवरों में ट्रंप को लेकर भी तंज था। मोदी जी तो उन्हें दोस्त बताते थे, अब उन्हीं से देश को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बिल्कुल वैसी ही सोच है जैसे नेहरू ने 1954 में हिंदी चीनी भाई भाई कहकर जताई थी और बदले में चीन ने 1962 में हमला कर दिया था। राजनीति में दोस्ती सिर्फ तस्वीरों तक होती है, असली खेल होता है हितों का। राहुल गांधी को ये समझना चाहिए कि विदेश नीति दो नेताओं की सेल्फी नहीं होती, ये देश के दीर्घकालिक लक्ष्य होते हैं। तो सवाल है कि डूब कौन रहा है, भारत या विपक्ष का आखिरी नैरेटिव? जब सारे वैश्विक संस्थान भारत की रफ्तार की तारीफ कर रहे हैं, तब डूबती अर्थव्यवस्था की रट क्या सिर्फ ट्रंप और राहुल को साझा राय बन गई है? विपक्ष को समझना चाहिए कि राजनीतिक मतभेद एक बात है, लेकिन जब देश का सवाल हो तब विपक्ष की आवाज दुश्मनों के सुर से मेल खाए तो ये देश की जनता को खटकता है। आलोचना कीजिए, सवाल पूछिए, लेकिन कम से कम अपने देश के पक्ष में खड़े रहिए, वरना जनता अगला सवाल पूछेगी कि क्या आप ट्रंप के स्पोक पर्सन बन गए हैं। फिलहाल इसी के साथ रुक करेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां से लाखों करोड़ों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, वीडियो कॉल, सोशल मीडिया पोस्ट, बैंकिंग रिकॉर्ड, मेडिकल डेटा और गवर्नमेंट फाइलें हर सेकंड दुनिया भर में भेजी और रिसीव की जाएं। वो जगह भारत के पास होगी और नाम होगा विशाखापट्टनम। गूगल आंध्र प्रदेश के समुद्री शहर में एशिया का सबसे बड़ा डेटा सेंटर बनाने जा रहा है। 1 गीगावाट की विशाल क्षमता वाला ये सेंटर देश के डिजिटल भविष्य की रीढ़ बनेगा। इसके लिए गूगल कर रहा है 50,000 करोड़ रुपए का निवेश। इस समय पूरे भारत में जितना डेटा सेंटर मिलाकर 1.4 गीगावाट की क्षमता है, अकेला ये एक सेंटर लगभग उतने ही भार संभालने की क्षमता रखेगा। गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट पहले ही घोषणा कर चुकी है कि वो इस साल पूरी दुनिया में डेटा सेंटर की क्षमता बढ़ाने के लिए 6.25 लाख करोड़ रुपए खर्च करेगी और उसका सबसे बड़ा और अहम हिस्सा अब भारत में लगेगा। इस गगनचुंबी डेटा सेंटर को सिर्फ डिजिटल ही नहीं, सस्टेनेबल भी बनाया जा रहा है। गूगल का प्लान है कि सेंटर को चलाने के लिए 16,000 करोड़ रुपए की रिन्यूएबल एनर्जी फैसिलिटी भी यहीं बने, यानी डेटा भी यहीं, बिजली भी यहीं, पूरी तरीके से आत्मनिर्भर डिजिटल इंजन। राज्य के IT मंत्री नारा लोकेश ने बताया कि विशाखापट्टनम में 3 इंटरनेशनल केबल लैंडिंग स्टेशन बन रहे हैं। हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर के लिए ये स्टेशन सीधे ग्लोबल नेटवर्क से भारत को जोड़ेंगे। फिलहाल 1.6 गीगावाट क्षमता के डेटा सेंटर निवेश को अंतिम रूप दिया जा चुका है। अगला लक्ष्य है 5 सालों में 6 गीगावाट की क्षमता तक पहुंचना। दरअसल डेटा सेंटर वो जगह होती है जहां हजारों कंप्यूटर सर्वर एक साथ काम करते हैं। हर बार जब आप इंस्टाग्राम खोलते हैं, गूगल पर कुछ सर्च करते हैं, बैंक में पैसा ट्रांसफर करते हैं या यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं, ये सब डेटा सेंटर के जरिए होता है। गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अमेजन और यूट्यूब जैसी बड़ी कंपनियों के अपने डेटा सेंटर होते हैं, जिनमें डेटा को 3 स्तरों पर संभाला जाता है: मैनेजमेंट लेयर, वर्चुअल लेयर और फिजिकल लेयर। डेटा की सुरक्षा, प्रोसेसिंग और रियल टाइम एक्सेस इसी इंफ्रास्ट्रक्चर से संभव होती है। नए डेटा सेंटर में गैर जरूरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर हटाए जाते हैं। डिजास्टर रिकवरी सिस्टम एक्टिव रहता है। हार्ड ड्राइव नष्ट कर दी जाती है ताकि डेटा गलत हाथों में ना जाए। हर सेंटर को फिजिकल और वर्चुअल सिक्योरिटी की डबल लेयर से सुरक्षित किया जाता है। देखा जाए तो ये सिर्फ गूगल की एक नई सुविधा नहीं, ये भारत की डेटा संप्रभुता, उसकी डिजिटल अर्थव्यवस्था और उसकी टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक छलांग है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या भारत डेटा युग में आगे बढ़ रहा है, अब सवाल ये है कि कौन हमारे पीछे रह जाएगा। फिलहाल ये थी खबरें अब तक की खास रिपोर्ट, लेकिन इसके अलावा एक और बात जरूर करेंगे। कभी
खबरों का इंतजार करने वाले इस समाज को अब हर खबर रील बनकर खुद चलकर आ रही है। कभी चिट्ठियों में संवाद होता था, अब कमेंट सेक्शन में युद्ध होता है। सोशल मीडिया ने जिस आभासी दुनिया को जन्म दिया है वो अब सिर्फ स्क्रीन तक सीमित नहीं, वो हमारी सोच, हमारे रिश्ते और हमारे समाज का आईना बन चुकी है। सोशल मीडिया ने संवाद की संस्कृति को नहीं, संवाद की शव यात्रा को जन्म दिया है। अब प्लेटफॉर्म विचारों के आदान प्रदान का मंच नहीं, अहंकार, ट्रोलिंग और शब्दों की हिंसा का युद्ध क्षेत्र बन चुका है। जहां एक क्लिक में क्रांति की बात होती है, वहीं दूसरे क्लिक में चरित्र हनन, जातीय नफरत और झूठ का प्रचार चलाया जाता है। फेसबुक से लेकर ट्विटर तक हर मंच पर आलोचना की जगह अब अपशब्द हैं। असहमति का जवाब गाली है और अभिव्यक्ति की आजादी अब भीड़ की तानाशाही में बदल चुकी है। संवाद अब सिर्फ शोर है और भाषा वो अब सभ्यता की नहीं, सस्ती सनसनी की दासी बन चुकी है। इस डिजिटल शोर में अगर कुछ गुम हुआ है तो वो है संवेदनशीलता, सहिष्णुता और सोचने की संस्कृति। सोशल मीडिया एक ताकतवर औजार है, लेकिन जब तक इस जिम्मेदारी से नहीं इसे बढ़ता जाएगा तब तक ये हमारी चेतना को तेज करने के बजाय हमें भीतर से खोखला करता रहेगा। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या पोस्ट कर रहे हैं, असल सवाल ये है कि क्या हम सुन भी रहे हैं। क्योंकि अगर संवाद मरा तो समाज सिर्फ वर्चुअल नहीं, वास्तविक रूप से भी बर्बाद हो जाएगा। फिलहाल के लिए खबरें अब तक में बस इतना ही। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।